नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा। इंडिया और इजराइल के संबंधों को हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है मिडिल ईस्ट में, जिसके कारण से इजराइल और इंडिया का जो संबंध है ये काफ़ी चर्चा में है और ये किस प्रकार से प्रभावित होगा इसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारे जो वीडियो होते हैं वो एनालिसिस होता है, विशुद्ध रूप से एनालिसिस होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको एग्ज़ाम देने वाले और जो एग्ज़ाम नहीं भी देने वाले हैं वो भी अगर समझना चाहें तो वो भी डिटेल में समझ सकते हैं। हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। और अभी वर्तमान का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद से शुरू करते हैं सब कुछ। देखिए यहाँ पर ध्यान से एक जगह ये इजराइल का मैप है और इसके अगल बगल के सारे देश यहाँ पर देख सकते हैं, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट और ये है वो वेस्ट बैंक का इलाका। वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं? इजराइल के पूर्व में है फिर भी वेस्ट बैंक इसलिए इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डेड सी है, डेड सी के वेस्ट में ये बैंक का इलाका मतलब तट का इलाका, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा पट्टी है जिसको कहा जाता है गाजा पट्टी। क्या कहा जाता है? गाजा पट्टी। अगर आप डिटेल में दिखेंगे तो यहाँ पर गाजा सिटी भी है। 45 किलोमीटर मात्र लंबी है ये और इसकी चौड़ाई की बात करें तो कहीं पर 12 किलोमीटर चौड़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं, और कहीं कहीं पर 6 ही किलोमीटर चौड़ी है ये, ओके। इतना क्लियर है। 6 अक्टूबर की रात को और 7 अक्टूबर की सुबह में अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से अटैक किया गया इजराइल पर। और इजराइल पर अटैक किस तरह से किया गया? जल से, यानी कि वाटर के थ्रू, स्थल के थ्रू और एयर के थ्रू पैराग्लाइडर्स का यूज़ करके इजराइल पर अटैक किया गया। अटैक क्यों किया गया उस पर भी हम लोग डिटेल में आएंगे। अटैक किया गया और इजराइल के गाजा सिटी से लगते जितने शहर थे उन सारे शहरों में वो घुसे। यहाँ पर जो बाउंड्री बनाया हुआ तो उस बाउंड्री को तोड़ दिया उन्होंने जेसीबी और क्रेन की मदद से, और वो घुस गए शहर में और घर घर जाकर उन्होंने लोगों को गोलियां मारी है। बहुत सारे लोगों को किडनैप भी किया है और साथ में लेकर चले भी गए। म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था वहाँ, उस म्यूजिक फेस्टिवल में भी घुसे और 200 लोगों को उन्होंने भून कर रख दिया। इसके अलावा अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है दोनों साइड में। ये तो हो गया वर्तमान का सिनेरियो। अब जरा सा कहानी को समझते हैं। मैं कहानी बताऊंगा, फिर आपके लिए कंटेंट भी है, मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको। देखिए कहानी ये है, अपना टॉपिक है इंडिया इजराइल रिलेशन ही, लेकिन उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा वर्तमान के। कहानी ये है कि आपने देखा होगा कि 2019 ईस्वी से एक चर्चा में चल रहा है कि इजराइल और अरब कंट्री जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और सहयोग स्थापित के द्वारा शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वो देश जो दुनिया में विख्यात थे दुश्मनी के लिए, जिनकी दुश्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से शुरू हुई थी, बहुत सारे अरब के जो देश थे जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, मिस्र हो गया, ये सब तो इजराइल को मान्यता तक नहीं देते थे। तो सऊदी अरब को छोड़कर बाकी देशों ने इजराइल को मान्यता भी दी है और उसके साथ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिन, कुछ दिन पहले, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, इनका एक इंटरव्यू हुआ फॉक्स न्यूज़ पर। फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि आने वाले समय में सऊदी अरब, यानी कि अरब का देश का, अरब जो प्रायद्वीप है उसका सबसे बड़ा नेता, उसका सबसे बड़ा देश, उसका सबसे मजबूत देश, अरब के बाकी जितने देश हैं, बहरीन का हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, सब देशों पर इस देश का प्रभाव रहता है उस क्षेत्र में। इसकी बातों का उल्लंघन सामान्य तौर पर कोई नहीं करता है। कतर के साथ हाँ थोड़ी ऊंच नीच जरूर हो जाती है इनकी, लेकिन सामान्य तौर पर ये अरब देश, अरब प्रायद्वीप में सबसे मजबूत देश है। तो सऊदी अरब का जो सबसे मजबूत नेता है MBS मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने एक बयान दिया कि आने वाले समय में जो अरब प्रायद्वीप है और सऊदी अरब इंक्लूडिंग सऊदी अरब, हम क्या करेंगे तो हम इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लेंगे, हम इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लेंगे। ये बयान जारी होते ही 2 संगठनों ने चेतावनी दी थी। एक दिया था ईरान नामक देश ने चेतावनी दी थी सऊदी अरब को कि कृपया ऐसा ना करें, ये करके आप क्या करेंगे, फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम करेंगे। पहले कहानी सुनिएगा, कंटेंट तो मैं पढ़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इजराइल को पहला क्या धमकी किसने दिया? तो ईरान ने दिया। दूसरा धमकी दिया हमास ने। हमास क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। हमास ने धमकी दिया इजराइल को, सऊदी अरब को कि इस तरह के काम मत कीजिए, ये करके आप हमें धोखा दे रहे हैं। हमारा जो संघर्ष चल रहा है अरेबियन राज्य स्थापित करने का, फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करने का, इजराइल को समाप्त करने का जो हमारा जो प्रण है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, वो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। ये उसको क्या नाम देते हैं? आंदोलन नाम देते हैं, रिवॉल्यूशन नाम देते हैं।
आंदोलन नाम देते हैं उसको। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारा मूवमेंट है, सही शब्द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होगा, इस्लामिक राज्य स्थापित करने का संपूर्ण रूप से इस पूरे एरिया में, और यहाँ से यहूदियों के देश को समाप्त करने का ये हमारा आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ये किसने बोला? हमास और इजराइल ने बोला। किसको बोला? हमास और ईरान ने बोला। किसको? सऊदी अरब को दिया, जब उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू में यह बयान दिया था कि आने वाले समय में अरेबियन जो कंट्री है वो क्या करेंगे? शांति की स्थापना करेंगे इजराइल के साथ, अपने सभी संबंधों को नॉर्मल कर लेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब्राहम एकॉर्ड के नाम से एक समझौता भी हुआ था, जिसके तहत यूएई, बहरीन और भी बहुत सारे अरेबियन देशों ने इजराइल को मान्यता दी थी। मान्यता देने का मतलब इजराइल को ये लोग देश नहीं मानते थे, उनके से कोई संबंध नहीं स्थापित था इन लोगों का, उसको देश नहीं मानते थे, अपना दूतावास वहाँ नहीं रखते थे, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था सऊदी अरब से कहाँ तक? तो इजराइल तक, और यूएई से इजराइल तक ये भाया जाते थे। जैसे मिस्र गए और मिस्र से आते थे सऊदी अरब, डायरेक्ट फ्लाइट तक नहीं था। ये लोग उसको देश नहीं मानते। तो धीरे धीरे इन्होंने मान्यता देना शुरू कर दिया इजराइल को। इजराइल को जैसे ही मान्यता देना शुरू किया तो फिलिस्तीनी जो राज्य है, ये फिलिस्तीनी राज्य को लेकर संघर्ष जो है ये क्या हो गया? तो ये कमज़ोर पड़ने लग गया। कब से? तो जब से इन देशों ने फिलिस्तीन को इग्नोर करके इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मल करना शुरू किया। अब फिलिस्तीन का संघर्ष क्या है? तो देखिए, ये जो इलाका है ये पहले फिलिस्तीन का ही अरब मूल के लोगों का हुआ करता था, ठीक ना। लेकिन उससे भी पहले जाएंगे, 3 धर्म है यहाँ पर। कौन कौन से हैं? एक है यहूदी, जूइश, और एक है मुस्लिम, इस्लाम धर्म, और एक है ईसाई। सबसे पहले यहाँ पर यहूदी लोग ही रहते आते थे, क्योंकि उनकी स्थापना सबसे पुराना है। इन तीनों धर्मों में सबसे पुराना कौन सा है? तो यहूदियों का है। फिर ईसाई धर्म की स्थापना होती है, उसके बाद फिर इस्लाम धर्म का यहाँ पर प्रवेश होता है। तो जो यहूदी थे, सबसे पहले इन्वेड किया था इसको किसने? तो इसको ऑटोमन साम्राज्य ने इन्वेड किया था सबसे पहले। ओके, रोमन साम्राज्य ने इन्वेड किया था किसको? इजराइल को सबसे पहले, तो रोमन साम्राज्य ने। उसके बाद फिर इस्लामिक जो राजा हैं उन्होंने इसको इन्वेड किया बहुत बार। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो इनका एक मंदिर था जो जेरूसलम में टेम्पल ऑफ फर्स्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसका एक पश्चिमी दीवार केवल बचा हुआ है जिसकी यहूदी पूजा करते हैं बड़े इत्मीनान से। यहीं पर वो मस्जिद भी है जहाँ से जो पैगंबर मोहम्मद हैं, हज़रत मोहम्मद हैं, वो कहाँ गए थे? तो अल्लाह के पास गए थे एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर, और वो फिर वापस कहाँ पर आए थे? तो यहीं पर आए थे। और अल्लाह ने उनको जो इस्लाम धर्म का मूल तत्व है, जैसे नमाज पढ़ना वगैरह, तो ये सब उनको कहाँ पर दिया था? तो वो यहीं से गए थे यात्रा करके अल्लाह के पास में। तो ये भी है। और ईसा मसीह जो हैं ईसाई धर्म के, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पर हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति नहीं, उन्होंने पहला उपदेश भी यहीं पर दिया था, और उनको सूली पर भी यहीं पर चढ़ाया गया था, और सूली पर से उतर के फिर से उन्होंने जीवन को भी यहीं पर प्राप्त किया था। कहाँ पर? तो ये छोटा सा इलाका है जेरूसलम, यहीं पर। इसके कारण से क्या रहता है, ये जगह जो है ये मुख्य रूप से 2 धर्मों के बीच में विवाद का कारण बन गया है। एक अलस्का मस्जिद है जिसको इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। पवित्र मक्का और पवित्र मदीना के बाद सबसे ज़्यादा पवित्र किसको माना जाता है? तो मक्का अलस्का मस्जिद को माना जाता है। ये 3 जगह इस्लाम रिलीजन में सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, ठीक है। और पश्चिमी जो टेम्पल ऑफ फर्स्ट मैंने बताया, टेम्पल ऑफ फर्स्ट है, ये किनका है? तो ये यहूदियों का है। तो यहूदी भी इस जगह को काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं। तो अब ये दोनों जगह एक ही जगह है, तो इसके कारण से अब मुख्य रूप से विवाद किनके बीच में है? तो मुस्लिम, इस्लाम धर्म और यहूदियों के बीच में विवाद है। ये चीज़ क्लियर है। 1947 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? दो नेशन का थ्योरी दिया। 2 नेशन का थ्योरी देकर उसने बोला कि यहाँ पर यहूदियों का भी अलग देश होगा और यहाँ पर मुस्लिमों का भी अलग देश होगा। इसको यहूदी लोगों ने, यानी कि इजराइल ने तो मान्यता दे दी कि हाँ ठीक है हम मानते हैं इस अकॉर्ड को, लेकिन अरब जो देश थे, अरब देशों ने इस मान्यता नहीं दी। उन्होंने बोला कि यहाँ पर यहूदी के लोग कैसे हो सकते हैं। यहूदी लोग दरअसल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे के सारे भाग कर आए थे, जब हिटलर ने उनका बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया था और मारा गया था उनको वहाँ पर यूरोप में। तो उसके बाद वो सारे के सारे अपने मदरलैंड, वो क्या बोलते हैं मदरलैंड, क्योंकि यहीं पर जूइश धर्म का विस्तार हुआ था, यहीं से फैलाव हुआ था, तो वापस अपने मदरलैंड को आ गए और उन्होंने इस जगह पर बसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी आबादी पहले छोटे से इलाकों में थी, अब वो पूरा इजराइल में बसते हैं। और इजराइल पूरा देश जो आज आपको इतना बड़ा दिखता है, दरअसल में कभी ये इतना बड़ा नहीं था, ये बहुत ही छोटे से इलाके में बसा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फैलते फैलते इतना सारा हो गया। और जैसे जैसे इजराइल फैला वैसे वैसे जो यहाँ पर अरब देश था फिलिस्तीन, वो सिकुड़ता चला गया, अब कुछ हिस्सों में बचा हुआ है। एक संगठन की स्थापना हुई थी PLO, फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये PLO क्या है? तो ये पॉलिटिकल
पॉलिटिकल मूवमेंट चलाता है। पॉलिटिकल मूवमेंट, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, राजनीतिक रूप से आंदोलन चलाता है फ्री फिलिस्तीनियन स्टेट के लिए और फिलिस्तीन राज्य के संपूर्ण रूप से स्थापना करने के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल जो मूवमेंट चलाए तो यासिर अराफात का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही महान नेता रहे फिलिस्तीनियन मूवमेंट के, और ये इंदिरा गांधी को अपना भ्राता समझते थे, इंदिरा गांधी को अपना बहन समझते थे, और इनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला हुआ था पूरी दुनिया से। यासिर अराफात का नाम बहुत बड़े लीडर के रूप में लिया जाता है दुनिया भर में, सम्मानित रूप से। उसके अलावा जो आपका यूरोप है, अमेरिका है, सभी जगहों पर यासिर अराफात और पीएलओ को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता था। पीएलओ को जब समर्थन मिलता था पूरी दुनिया में, तो इजराइल का जो उनका था कि इजरायली राष्ट्र यहाँ पर संपूर्ण रूप से मजबूती से स्थापित हो जाए, तो वो कमज़ोर होता रहता था। तो इजराइल की सरकार ने, ऐसा कहानी है, ये सत्यापित नहीं है, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ इस चीज़ को मानते हैं। इजराइल की सरकार ने बोला कि अगर हमें इस संगठन को, हमें इस मूवमेंट को कमज़ोर करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें इस मूवमेंट को कमज़ोर करना है तो हम क्यों ना इसको खूनी और हिंसक रूप प्रदान कर दें। हिंसक रूप प्रदान करने के पश्चात क्या होगा, हिंसा को पूरी दुनिया से समर्थन नहीं मिलता है। तो ऐसे मान्यता है, बहुत सारे देश ऐसा मानते हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा लिखा मिलेगा, बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि हमास का जो स्थापना हुआ था वो इजराइल ने बैक चैनल के थ्रू करवाया था पीएलओ को कमज़ोर करने के लिए। आज जैसे ही आपके सामने मैं नाम लेता हूँ फिलिस्तीन, तो आपके दिमाग में हमास नाम जरूर गूंजेगा, पीएलओ नहीं गूंजेगा, जो कि पीएलओ मेन मूवमेंट चला रहा था। कौन? तो पीएलओ, और अहिंसक तरीके से चला रहा था फिलिस्तीनी राज्य को लेकर। जबकि हमास जो है ये इस्लामिक जिहाद को बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन इस्लामिक जिहाद के माध्यम से, खूनी संघर्ष के माध्यम से आज़ाद करवाना चाहता है किसको? तो फिलिस्तीन को आज़ाद करवाना चाहता है। तो हमास धीरे धीरे इजराइल के कंट्रोल से भी बाहर निकल गया और इसने पीएलओ को टेक ओवर कर लिया। पीएलओ का अब नाम बहुत कम लोग जानते हैं, इसकी पहचान है आज भी लोग इसको मान्यता देते हैं बहुत सारे। जैसे भारत जो है वो फिलिस्तीन के दो राष्ट्र सिद्धांत को, जो यहाँ पर फिलिस्तीन भी स्थापित होना चाहिए, और पीएलओ को भारत सरकार मान्यता भी देती है, फंडिंग भी करती है, बहुत सारा रुपया मदद भी देती है। लेकिन भारत सरकार हमास को क्या मानती है? आतंकवादी संगठन मानती है। अमेरिका, भारत और यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं हमास को आतंकी संगठन मानते हैं। और हमास ने ही अभी अटैक किया है यहाँ से, फिलिस्तीन ने अटैक नहीं किया है। इन दोनों को अलग अलग करके देखिएगा, क्योंकि मुख्य जो मूवमेंट था वो फिलिस्तीन को लेकर था। हमास ने उसको कहीं ना कहीं टेक ओवर कर लिया, और उसके टेक ओवर करने के कारण से क्या हुआ, दुनिया भर में पीएलओ को जो समर्थन मिल रहा था वो कम हो गया धीरे धीरे, और हमास के जो खूनी संघर्ष है इसके कारण से फिलिस्तीन राज्य की अवधारणा भी कमज़ोर होने लग गई। ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। तब हमास जो है उसको बैकअप कौन करता है? तब उसको ईरान बैक करता है। क्यों? क्योंकि ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी अमेरिका के प्रभाव में नहीं है, और मुस्लिम देश भी है। बाकी दुनिया में आपको कोई एक ऐसा देश नहीं देखेगा देखो जो मुस्लिम देश हो और वो अमेरिका के प्रभाव में ना हो, अमेरिका का संरक्षण ना हो। तो ये अरेबियन देश 4 दिन ना टिक पाएँ, ये अरेबियन देश 4 दिन ना टिक पाएँ, उड़ जाएंगे हवा में। तो इस्लामिक कंट्री में एकमात्र ऐसा देश है ईरान, जिसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं है, और फिर भी वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको? फिलिस्तीन को। अभी आपने देखा होगा जैसे ही हमास ने अटैक किया, अमेरिका ने अपने 2 जंगी बेड़ा भेज दिया भूमध्य सागर में इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब कुछ चल रहा था। अब हो क्या रहा है, इस अटैक के बाद ईरान ने खुले तौर पर समर्थन किया किसको? उसने बोला है कि हम हमास के साथ हैं, हम हमास को सपोर्ट करते हैं। और अगर इजराइल ने हमास को मिटाने के लिए या गाजा पट्टी में बहुत ज़्यादा दिनों तक आक्रमण जारी रखा, तो खुला वॉर, ओपन वॉर शुरू हो सकता है किसके बीच में? तो ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हो सकता है। और ईरान खुद को इस्लामिक देश का एकमात्र ऐसा नेता घोषित करना चाहता है जो अमेरिका के प्रभाव में नहीं रहता और उसके फैसले अमेरिका द्वारा नहीं लिए जाते हैं। ये सारा कुछ बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। इसमें दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। एक ध्रुव था अरब और एक था आपका नॉन अरेबिक, जिसमें जो इजराइल को समर्थन करते थे। अरब देशों से भारत को तेल चाहिए था, लेकिन इजराइल जो है ये भारत का हमेशा ही अच्छा दोस्त रहा। तो भारत को तेल चाहिए था, भारत की ऊर्जा निर्भरता इतनी ज़्यादा थी कि भारत इजराइल को कभी मान्यता भी नहीं देता था, बशर्ते कि इजराइल ने 1962 के वॉर, 1965 का वॉर, 1971 के वॉर, इन सभी में भारत की बैक चैनल के थ्रू मदद की थी। हथियारों, सामग्रियों, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के द्वारा भारत की मदद की थी। लेकिन भारत ने फिर भी उसको कभी भी सीरियसली लिया नहीं और इसको नकारा ही हमेशा। लेकिन 1991 में भारत सरकार ने देखा कि यूएसएसआर का फॉल हो गया और भारत को एक मजबूत हिस्सेदार चाहिए था हथियारों से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर। अमेरिका अपनी पैठ बनाने को लेकर एक भारत को मजबूत साझेदार चाहिए था, क्योंकि दुनिया एक ध्रुवीय हो रही थी। तो भारत सरकार ने क्या किया, इजराइल को मान्यता दे दी और वहाँ पर 1991 में अपना दूतावास भी स्थापित कर लिया गया। 1991 में
उसके बाद से भारत और इजराइल के जो रिलेशन थे वो दूतावास यानी कि बहुत अच्छे स्तर तक आ गए। धीरे 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 सुधरते सुधरते 2017 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पर गए, तो उन्होंने इजराइल की यात्रा की 2017 में। उसके बाद से हमारे इजराइल के संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं। हमारे पर जो एक बर्डन था, का बर्डन कौन सा था? तेल को लेकर निर्भरता। और अरेबियन देश जैसे ही हम इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन बनाते थे तो अरेबियन देशों के नाक भौं क्या बोलते हैं सिकुड़ने लग जाते थे और हम पे दबाव बन जाता, ऑटोमेटिक हम रिलेशन समाप्त कर देते थे या कमज़ोर कर देते थे। लेकिन जब हमने देखा कि अरेबियन जो देश हैं वही नरम पड़ रहे हैं किसको लेकर, इजराइल को लेकर, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ हुई। अब्राहम एकॉर्ड जो है दुनिया में किसी को बेनिफिट पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छा क्या हो गया कि भारत जो है वो एक की बात माने तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। इस डायलेमा से हम निकल कर बाहर आ गए और हमारे लिए अब आसान हो गया कि इसके साथ रिलेशन बनाना, तो इजराइल के साथ संबंधों को और मजबूत करना बेहद आसान हो गया। ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा, डिटेल में मैंने समझाया है। तो अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग भारत और इजराइल के संबंधों को ज़रा ध्यानपूर्वक देखते हैं। हालांकि भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। भारत ने उसे 1950 में इजराइल को एक देश के तौर पर नहीं माना था। हम इजराइल को देश नहीं मानते थे आज़ादी के बाद। क्यों? क्योंकि अरेबियन देशों के हमारे समर्थन की ज़रूरत थी, अरेबियन देशों से हमें समर्थन की ज़रूरत थी, ऊर्जा निर्भरता हमारी बहुत ही ज़्यादा थी और इजराइल को हमने इसलिए उस समय मान्यता भी नहीं दी थी। लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुआ। नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने बोला कि हम इजराइल के साथ अब संपूर्ण रूप से संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं। दूतावास स्थापित किया हमने धीरे धीरे और अपने संबंधों को और भी प्रगाढ़ किया। दिसंबर 2020 तक भारत संयुक्त राष्ट्र यूएन के 164 सदस्य देशों में से एक था। उसके इजराइल के साथ राजनयिक संबंध थे। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध हमारे किस तरह से हैं? इजराइल हमारी टेक्नोलॉजी में, हथियार में, एजुकेशन में, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, हर चीज़ में मदद करता है हमारी। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत और इजराइल के बीच व्यापार कोविड-19 महामारी के पहले 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 जनवरी तक लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हीरे का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का व्यापार करते हैं हम लोग? तो डायमंड का व्यापार सबसे ज़्यादा हम इजराइल से करते हैं। बहुत सारा डायमंड हम उनको इंपोर्ट करते, एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर हम लोग बात करें एशिया की तो भारत जो है वो इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन के पीछे एक और कहानी है। कहानी क्या है? पूरे दुनिया में यहूदियों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ। यकीन मानिए, महात्मा गांधी ने बोला कि जो यहूदी हैं उनको ईसाई लोग अछूत के तरह से व्यवहार करते हैं। पूरे दुनिया में उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। कहीं भी उनको, मुस्लिम देश में उनको इंसान ही नहीं मानते थे और यूरोप में उनका प्रोसिक्यूशन किया गया, नरसंहार किया गया और उनको भागना पड़ा वहाँ से। कहाँ? तो अपने इजराइल की तरफ। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर वो 1000 वर्षों से ज़्यादा वर्षों से रह रहे हैं भारत में और आज तक उनको कभी परेशान नहीं किया गया, कभी उनके ऊपर कोई भेदभाव नहीं हुआ, कभी उनको उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सहूलियत से वो कहाँ पर रह रहे हैं? तो भारत में रह रहे हैं। तो इसके कारण भी एक भारत को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा इजरायलियों के मन में। और ये कोई ऐसी नहीं कह रहा हूँ मैं, हकीकत है ये चीज़। और इजराइल के जो बहुत सारे लोग हैं वो भारत आते रहे हमेशा ही, और भारत के भी बहुत सारे लोग इजराइल जाते रहे। भारतीयों के मन में भी इजराइल को लेकर एक हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा। भले ही हम उस संबंध को एक्सेप्ट करें या ना करें, डिप्लोमेटिक रूप से या सरकारी स्तर पर हम उस चीज़ को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन रिलेशन तो हमारा अच्छा मानसिक तौर पर और सॉफ्ट कॉर्नर तो एक रहा ही हमेशा ही भारत में इजराइल के प्रति और इजराइल में भारत के प्रति हमेशा ही रहा है। ओके, भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। ओके, इजरायली कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है। जल प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? देखिए, इजराइल में जो है वो जल की उपलब्धता बहुत ही कम है और जो अगर जल है भी तो खारे पानी के रूप में मौजूद है। खारे पानी से क्या तात्पर्य है? तो जैसे डेड सी है, वहाँ से भी जो जल मिलता है उनको खारे पानी में ही मिलता है। समुद्र है उनके चारों तरफ और सूखा इलाका है, बारिश भी नगण्य मात्रा में होती है, तो वहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं के बराबर में है। तो जहाँ पर जिस चीज़ की उपलब्धता नहीं होती उस चीज़ को लेकर उतने ज़्यादा आविष्कार होते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने वाटर को पीने, उसको साफ़ करने, उसको फिर से रीयूज करने में बहुत महारत हासिल की। उनका टेक्नोलॉजी दुनिया में सर्वमान्य टेक्नोलॉजी है वाटर रीयूज को लेकर। इसलिए भारत सरकार ने उससे मदद मांगी और टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने खूब सारा मदद भी किया। इसके अलावा एक और अपने इतिहास की कहानी जो मैं बता देता हूँ। जब वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो हाइफा शहर है इजराइल का, समुद्र तटीय शहर है। वहाँ पर इजरायली शहर को बचाने के लिए ऑटोमन साम्राज्य के जो सिपाही थे उनसे कौन भिड़े थे? तो अपने जोधपुर
और जोधपुर थे, और एक और है हैदराबाद, और एक और देश के एक और राज्य के सैनिक थे जिन्होंने वहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। और वहाँ पर इजराइल के जो टेक्स्ट बुक है, वहाँ के स्कूल के बुकों में हमारे भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी बताई जाती है कि किस प्रकार से कुछ घुड़सवार सैनिक जिनके पास मॉडर्न हथियार भी नहीं थे, उन्होंने पूरे जो विपक्षी सैनिक था उनको हरा दिया। न केवल हराया बल्कि हाइफा शहर को मुक्त करने का भी इनको श्रेय दिया जाता है। इसके कारण से क्या हुआ, इसके कारण से भी भारत के बारे में जब इजराइल में पढ़ाया जाता है इस तरह से चीज़ें, तो उनके मन में हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए रहा ही। ओके, देखते हैं आगे क्या है। जल प्रौद्योगिकी में निवेश और भारत में अनुसंधान विकास केंद्र उत्पादन इकाई स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती रही है। भारत मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए इजराइल के साथ भी बातचीत कर रहा है और आने वाले समय में मुक्त व्यापार समझौता हम दोनों देशों के बीच में हो सकता है। रक्षा को लेकर भारत और इजराइल के क्या संबंध हैं, आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। चुनौतियों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब जब हम इजराइल के साथ अच्छा संबंध करते थे तो अरेबियन देशों के हमारे संबंध बिगड़ने लग जाते थे। अब क्या हो रहा है, अब्राहम एकॉर्ड के बाद जब अरेबियन देशों ने ही इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिए तो हमारे लिए तो वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। भारत इजराइल से हथियारों का सबसे बड़ा आयातकों में से एक है, जो इसके वार्षिक हथियार के निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है। 40% जो इजराइल जो है अपना हथियार किसको बेचता है, भारत को। भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है, जिसमें फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हेरॉन, सर्चर 2, हारोप ड्रोन से लेकर बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली और स्पाइडर क्विक रिएक्शन विमान भेदी मिसाइल प्रणाली भी शामिल है। ये सब हमने कहाँ से लिया है, ये सब हमने इजराइल से लिया है। इजराइल की रक्षा प्रणाली हमेशा ही मजबूत रही, क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारा खतरा का सामना करना पड़ा। एक साथ 3 देशों ने मिलकर उस पर अटैक किया, लेकिन उसने सबको धूल चटा दिया अकेले ही। तो ये किसके बदौलत हुआ? उसने हमेशा ही रक्षा, एजुकेशन, रिसर्च को बहुत ज़्यादा अपने यहाँ प्रोन्नति दी, जिसके कारण से इजराइल जो है एक छोटा सा देश आस पड़ोस के सारे अरेबियन देशों का भारी पड़ता रहा है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर 15वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक में देशों ने सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए टास्क फोर्स बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है। किसने? तो भारत और इजराइल ने एक सहमति व्यक्त की कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे और क्या करेंगे, अलग अलग सहयोग के क्षेत्र को तलाशेंगे और वहाँ पर सहयोग करेंगे। अब कृषि, मई 2020 में कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम पर समझौता किया गया। 3 वर्षों के लिए कार्यक्रम का उद्देश्य सेंटर फॉर एक्सीलेंस को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाना, निजी क्षेत्रीय कंपनी और उनके सहयोग को प्रोत्साहित करना शामिल था। कृषि में इसके अलावा हाइब्रिड जो बीज होते हैं या इरिगेशन की प्रणाली जो होती है, इन सभी में भारत और इजराइल आपस में सहयोग कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है? हाल के वर्षों में इजराइल के स्टार्टअप नेशनल सेंट्रल तथा आई क्रिएट और TIE टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जैसे भारतीय उद्यमिता केंद्रों के बीच कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद से क्या होगा, इस क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। वर्ष 2022 में दोनों देशों ने भारत इजराइल औद्योगिक R&D नवाचार निवेश के दायरे को बढ़ाया, जिसमें अक्षय ऊर्जा तथा ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के शिक्षा और व्यावसायिक संस्थानों की भागीदारी में वृद्धि शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी हम आपस में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, I4F, ये क्या है? लक्ष्य क्षेत्र फोकस सेक्टर में समस्याओं के समाधान करने के लिए इजराइल और भारतीय उद्यमियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास पहल को प्रोत्साहित करने, सुविधा प्रदान करने व समर्थन करने हेतु दोनों देशों के बीच साझेदारी भी जारी है। अन्य कौन कौन से रिलेशन हैं हमारे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर। इजराइल भी भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा में अपने सहयोगों को बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी बनाने के दोनों देशों के उद्देश्य के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल भी खाता है। तो ये कुछ ऐसे रिलेशन हैं जहाँ पर हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊंगा लास्ट में आपको कि इस युद्ध का भी जो वर्तमान में चल रहा है, इसका आउटपुट क्या निकला है, क्या ये युद्ध जो है जिसलिए शुरू किया गया तो वो पूरा हो गया है। डिटेल से देखिएगा, अंत तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। 2-4 मिनट का और ज़्यादा से ज़्यादा होगा। भारतीय इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं, साथ ही सरकार अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित के आधार पर पश्चिम एशिया नीति को संतुलित व पुनर्गठित कर रही है। भारत और इजराइल को अपने धार्मिक चरमपंथी पड़ोसियों की भेद्यता को दूर करने, इजराइल के भी बगल में हमास है तो हमारे बगल में कौन उसकी कमी को पूरा कर देता है, तो पाकिस्तान। हम दोनों आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और लड़ने में हम दोनों के जब दुश्मन कॉमन हैं तो हमारे बीच में दोस्ती तो जायज़ ही है। दोनों ही देश टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, खूनी इस्लामिक जिहाद से लड़ रहे हैं। अपने बगल में भी एक देश है जो चैन से कभी नहीं बैठने देता हमें, तो इस चीज़ के कारण से हम दोनों की मित्रता और भी अच्छी होती है। इसके अलावा
जलवायु परिवर्तन का भी दोनों देश सामना करेंगे। जल संकट, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर उत्पादक रूप से काम करने की आवश्यकता है। भारत को अब्राहम समझौते द्वारा किए गए भू राजनीतिक पुनर्गठन के लाभ उठाने हेतु अधिक मुखर और सक्रिय मध्यपूर्ण नीति की आवश्यकता है। अब्राहम एक्कॉर्ड ने हमारा कहीं न कहीं काम आसान कर दिया है और हमें उसका लाभ भी अब उठाना चाहिए। अब सुनिए, देखिए दरअसल हुआ क्या। जब से ये युद्ध प्रारंभ हुआ तो मैंने आपको बताया था ना कि MBS ने बयान दिया कि हम अपना रिलेशन को ईजी करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा सुगम बनाएंगे। आपको पता है वो जो बातचीत चल रही थी सऊदी अरब और इजराइल के बीच में शांति वार्ता को लेकर, वो बातचीत रद्द हो गई है। जिस चीज़ के कारण ये अटैक किया गया था वो अटैक अपने मंसूबे में कामयाब हो गया है। जो सऊदी अरब, जो अरब प्रायद्वीप का सबसे मजबूत देश है, वो अगर इजराइल को मान्यता दे देता और शांति स्थापित कर लेता तो यकीन मानिए फ़िलिस्तीनी राज्य का जो संघर्ष है वो बिल्कुल ही अधूरा पड़ जाता। तो वो वार्ता रद्द हो गई है और सऊदी अरब ने वार्ता रद्द कर दी है। सऊदी अरब ने भी बात की है कि हमास पर अटैक ना करे इजराइल। तो यानी कि ये जो अटैक जिस उद्देश्य से किया गया था वो लगभग में पूरा हो गया है। अब आगे की कहानी जो भी होगी उसको भी हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे। इस पर अगर और भी कुछ इनपुट आते हैं तो। बाकी अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा डिटेल में मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर उस परिदृश्य को दिखा दूं जो आपको न्यूज़पेपर या ऐसे ही कहीं नहीं मिलता है, वो मैं ही आपको बता सकता हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।